स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम नेट का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 29 सितंबर 2020 जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पेपर। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। क्या टिप्पणी करता है? हाँ, आप सही है, उत्तम। तो इसे निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? हाँ, आप सही है, उत्तम। तो इसको किस प्रकार का उदाहरण माना जाएगा? तो इसको माना जाएगा सकारात्मक फीडबैक, क्योंकि ये जो पॉजिटिव फीडबैक बच्चों को दे रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एक तो होता है निम्नतम स्तर और एक होता है उच्चतम स्तर। तो इसमें पूछा क्या गया है? उच्चतम स्तर पूछा गया। उच्चतम स्तर में आता है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और निम्नतम में कौन कौन सा आता है? ज्ञान, बोध और उपयोग। तो पहला देखो, ज्ञान और अवबोध, ये निम्नतम में आ गया, तो ये उच्चतम में नहीं आएगा। दूसरा है अवधारणात्मक तत्वों का विश्लेषण, तो विश्लेषण उच्चतम में आता है। ज्ञान अर्जित ज्ञान और कौशलों का अनुप्रयोग, तो ज्ञान का अनुप्रयोग भी निम्नतम में आता है, तो ये नहीं होगा। फिर आता है कि संश्लेषण, जिसमें विचारों की सृजनात्मक व्यवस्था निहित हो, तो ये भी आएगा। और मूल्यांकन, जिसमें आंतरिक एवं बाहरी मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो बी, डी और ई, तो बी, डी और ई है हमारा फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अब कथनों को आपको देखना है कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। तो ये बात भी सही है। तो इसका आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में व्यवहारपरक जो शिक्षण प्रवीणताएं और सूची 2 में क्या है, उनके विवरण दिए गए हैं। तो आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। अनुदेशन क्या होता है? अनुदेशन होता है कि अधिगम संवर्धन हेतु शिक्षक द्वारा पद्धतियों और क्रियाओं का अनुप्रयोग होता है। तो अनुदेशन 1 का हम 3 से मिला के देखते हैं। 1 का हम 3 से मिलाएंगे अगर, तो सी हमारा आंसर बन रहा है। 2 का थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा छोटा क्यों नहीं हो रहा? चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 1 का 3। बी का है संप्रेषण। क्या होता है? संप्रेषण होता है शाब्दिक एवं अशाब्दिक रूप से सोच एवं विचारों का संप्रेषण करना। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन होता है कार्य संगत क्रियाओं को अधिकाधिक बनाना और कार्य असंगत क्रियाओं को क्या है, न्यूनतम बनाना। संयमन क्या होता है? संयमन होता है समूह व्यवहारों एवं गतियों पर नजर रखना तथा उन पर तत्काल प्रतिक्रिया देना। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाला कि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आगे है कि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है तथा अनुदेश शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो ये बात भी इसकी सही है। इन दोनों के बीच में हम क्योंकि लगाकर अगर देखेंगे तो ये इसकी सही व्याख्या भी बन रहा है। तो इस पहली लाइन को पूरा पढ़ो, उसके बीच में क्योंकि लगाओ और उसके बाद में जो तर्क पढ़ो। अगर इन दोनों का सिस्टम सही बैठ रहा है तो सही व्याख्या है, अगर इन दोनों का सिस्टम सही नहीं बैठ रहा है तो इसकी व्याख्या नहीं है। तो अब हमने इन दोनों को जब क्योंकि लगा के देखा तो ये बिल्कुल सही इसकी व्याख्या कर रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और न ही वांछनीय है। तो किस में हेरफेर और बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव होता है ना ही वांछनीय? तो कार्योत्तर विधि, जिसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो भी कहते हैं। क्योंकि ये कब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? जब कोई काम हो जाता है तो उसके बाद में जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, जिसमें हम किसी प्रकार की कोई हेरफेर नहीं कर सकते। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन कथनों की पहचान कीजिए जो गुणात्मक शोध के प्रतिमान की विशेषताओं को परिलक्षित करते हैं। तो गुणात्मक, एक तो होता है गुणात्मक जिसको क्वालिटेटिव बोलते हैं, और एक होता है मात्रात्मक जिसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। मात्रात्मक होता है जिसका हम मेजरमेंट यानी कि जिसको हम माप सकते हैं, और गुणात्मक जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, ओनली उसकी क्या कर सकते हैं? फीलिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इसमें क्या होता है? शोधकर्ता अपने पद्धतों का विश्लेषण आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मुख्य परिकल्पना के माध्यम से परीक्षित होती है। तो ये बात नहीं होती। पद्धत शब्दों एवं चित्रों के रूप में होता है। तो ये सही है। वास्तविक परिदृश्य पद्धतों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। तो ये भी बात सही है। इसमें यह माना जाता है कि सामाजिक तथ्य एकल विषय वस्तु यथार्थ के रूप में पाए जाते हैं। तो ये बात क्या है? गलत है। तो ए, सी और डी हमारे फोर्थ में बन रहा है। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत क्या होता है कि निम्नलिखित में से किन प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है? तो प्रतिदर्श में मैंने आपको बताया पिछली वीडियोस में कि एक तो होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले तो प्रतिदर्श आपको पता होना चाहिए। प्रतिदर्श यानी कि प्रतिदर्श प्रतिचयन का मतलब होता है कि समग्र में से हम कुछ का अध्ययन करके जो समग्र जो रिसर्च हम कर रहे हैं उसका जो निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? प्रतिदर्श प्रतिचयन कहलाता है। तो इसमें एक तो होता है प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि सबकी जो हिस्सेदारी होती है वो इक्वल होती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि लॉटरी पद्धति। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमने पहले ही फिक्स कर रखे हैं कि किन किन लोगों को हमें लेना है। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रतिदर्श प्रतिचयन विधियों में किसको वरीयता दी जाएगी? तो जो ये है प्रोबेबिलिटी वाले, इनको दी जाएगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में आएंगे एक तो साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन आएगा, और एक आएगा इसमें सत्रित प्रतिचयन, और एक इसमें आएगा व्यवस्थित प्रतिचयन। यानी कि ए, बी
और ई, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सूची 1 में शोध अवधारणाएं जबकि सूची 2 में उनका विवरण दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलान करना है। ठीक है जी। तो अब देखो परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना होती है एक अनंतिम कथन जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक क्या होता है चरों के मध्य संबंध संसूचित किया जाता है। तो 1 का 4 हम लगाएंगे तो फर्स्ट ही हमारा आंसर आ रहा है। चलो आगे मिलाते हैं कि प्रतिदर्श यानी कि न्यायदर्श क्या होता है। न्यायदर्श होता है बड़े समूह समग्र के प्रतिनिधित्व हेतु एक छोटे समूह का गठन होता है। शोध उपकरण क्या होता है कि प्रवृत्तियां जिसके अनुप्रयोग द्वारा शोध में प्रदत्त संकलन किया जाता है। अपरामितिक परीक्षण क्या होता है। यह एक सांख्यिकी परीक्षण है जिसमें प्राचलों के बारे में कोई पूर्व धारणा नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि क्रॉसबैक उसे कहते हैं जिसमें आवृत्ति या प्रतिदर्श रूप में प्रदत्तों की सांख्यिकी सारणीबद्ध प्रस्तुति होती है जिसमें चरों के मध्य संबंध देखने के लिए उसका भागों में विभाजन किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। श्रेणियों का निर्धारण शोध परिकल्पना के अनुसार किया जाता है। तो ये भी बात सही है। अब इनकी व्याख्या सही है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इस दोनों के बीच में क्योंकि लगाओ। अगर ये दोनों बातें सही बैठ रही है तो इसकी सही व्याख्या है। क्योंकि लगाने के बाद हम पढ़ते हैं तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। तो पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं। पैराग्राफ में आपको राइटर के भाव समझने कि राइटर इसमें पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इनमें से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकते हैं। तो कौन रोकते हैं, नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिणाम क्या है। तो दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक मूल्य सक्षमता के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके अधिगम में विविध पहल इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है। तो संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करना इसका आंसर होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गद्यांश से क्या आशय निकलता है। तो गद्यांश को पहले आपने जब पढ़ा और समझा तभी तो उसका निष्कर्ष निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा और भावनाएं और मानव व्यवहार अलग अलग हैं, इनकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो ए और सी लोगों के व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करना। तो ए और सी तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है तो ये क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, कार्यात्मक हो जाता है, यानी कि फंक्शनल इसको माना जाता है। तो तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाएगा, यानी कि बाधा किस किस को माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है।
वर्णनात्मक संदेश क्या बाधा होगा? तो नहीं, ये बाधा नहीं होगा। तो ए हमारा कट हो गया, तो ए काटने से एक हमारा ऑप्शन कम हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य मन सकता होता है, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा। तो ये बात क्या होगी? ये बात बिल्कुल सही है। हमें क्या बतानी है? गलत बतानी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। सीमित प्रतिधारण भी इसका होगा और लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा भी होगा। तो बी, सी और डी, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक व्यवस्थापन नहीं होगा, वर्णनात्मक संदेश भी नहीं होगा और विचारों का प्रवाह भी नहीं होगा। तो बी, सी और डी सेकंड में है, तो सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो आपको बताना है कि संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर है प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होती है, द्वितीयक नहीं होती, प्राथमिक होती है। तो ये सेकंड गलत हो गया। तो ए सही है और आर गलत है, तो थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको। सीधा क्या होता है? सीधा होता है ऊपर से नीचे, यानी कि 1 का 3 1 में ही है, तो हमारा आंसर सी निकल के आ गया। फिर चलिए दूसरा मिलाते हैं कि क्षैतिज होता है अभिविन्यास अफवाह और वृत्तिक क्या होता है? वृत्तिक होता है फीडबैक और क्रियान्विति परक होता है अंतर्वैयक्तिक। तो थर्ड हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुन्यात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि वह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु अगर आज ही पैदा हुआ है, मान लो पुत्र, और बाप क्या है 30 साल का है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुना थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ऑप्शन उठाने हैं। पहले हमने पहला ऑप्शन उठाया, उससे नहीं आया, क्योंकि अगर हम वर्तमान आयु 10 मान लेते हैं तो फिर क्या बोल रहा है कि 30 वर्ष अधिक है, तो ये होगी 40। ठीक है, तो अब इसमें पूछा क्या गया, 5 वर्ष पहले उसकी आयु क्या है, पुत्र की आयु से 6 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले बेटे की 5 साल थी और इसकी 35 साल थी, तो ये तो 7 गुना होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर हम 11 साल मानते हैं तो 11 साल और इसके पिताजी की उम्र 30 साल बड़ा है पिताजी, तो 41 साल। और अब पूछ क्या रहा है कि 5 साल पहले बेटा 6 साल का था और इसके पापा क्या थे, इसके पापा थे, जब आप 6 माइनस करोगे तो 35। जब आप इनको काटोगे तो क्या होगा, 36 साल आएगा। 41 में से 5 गए 36, तो ठीक 36, तो 6 गुना आयु अधिक हो गई। तो वर्तमान आयु बेटे की कितनी है, 11 वर्ष। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। अगली संख्या आपको बतानी है। तो पहले देखो 4, फिर 12 दे दिया, फिर 28 दे दिया और फिर 52 दे दिया। इसमें क्या किया है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 8 का।
इन दोनों के बीच में 16 का और इन दोनों के बीच में 24 का, यानी कि 8 और 4 को प्लस करोगे तो 12, 12 और 16 को प्लस करोगे तो 28, 28 और 24 को प्लस करोगे तो 52। अब अगला पूछा गया है तो आपको पता है कि 8 की सीक्वेंस चल रही है, 8, 16, 24 तो 32, 32 और 52 को हम ऐड करेंगे तो आएगा अपना 84। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वाहन चालक 150 किलोमीटर दूर स्थित किसी स्थान पर 50 किलोमीटर घंटा की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी रही है? अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि एक तरफ जाना और एक तरफ आना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा में गया कितना 50 और आना 30 बटे में क्या होगा 50 प्लस में 30। अब हमने ऊपर वालों की जब गुना की तो आया 3000 बटे में 80। जब हम इनको काटेंगे तो आएगा 37.5। तो 37.5 बी हमारा राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि जिस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज लगता है 4 वर्षों के पश्चात दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आएगा 19% के लगभग। अब मैं आपको बता दूं कैसे आया कि मान लो लेट प्रिंसिपल मान लिया, फिर टाइम कितना है 4 साल और अमाउंट क्या है 2, यानी कि अर्धवार्षिक है। फिर हमने इसको फॉर्मूले से ऐसे कर लिया P = P R बटे 100। इस तरह हम अगर आगे करते जाएंगे इस सम को तो ये सवाल आ जाएगा 1/4 1 जमा R बटे 100। फिर चलिए आगे यहाँ कर लेते हैं कि 1.19 1 प्लस में 100 R। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 100 119 बटे 100 R, तो R बराबर क्या हो गया 19%। तो सेकंड इसका राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो बी, डी और एफ, इन दोनों के बीच में गैप देखो, एक एक का है। बी के बाद में सी आता है, डी के बाद में ई और फिर एफ। फिर क्या दे दिया, बी के बाद में सी को छोड़ के ई दे दिया, सी, डी और ई 2 अक्षर छोड़ दिए, फिर ई, एफ, जी और एच। तो हमें पता है कि 2 अक्षर छोड़ने आ गए, एच, आई, जे और के। तो हमारा पहला तो अक्षर बन गया के। फिर एक अक्षर छोड़ के एल को छोड़ना है एम, फिर एक अक्षर को छोड़ना है एन और ओ। तो इस हिसाब से ए हमारा राइट आंसर बन गया। क्योंकि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि जो पहले तीनों में जो सीक्वेंस बन रही है ना, वही सीक्वेंस हमें आगे बनानी होती है। तो इस हिसाब से हमारा ए राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। समग्र ज्ञान एक प्रकार का प्रत्यास्मरण है, कुछ हद तक सही है। ये बात बिल्कुल सही है। सभी मानव स्वभाव से ही बोध चाहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। क्योंकि सभी मनुष्य स्वभाव ही उनका तो है कि वो बोध करना चाहते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नीचे 2 क्या है कथन दिए गए हैं, नीचे 2 कथन दे दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको बताना है कि कौन से सही है या दोनों सही है दोनों गलत है। इस टाइप से कि जब मैं अपने अंतःकरण में झांकता हूँ तो हमेशा एक या दूसरी अवधारणा से टकरा जाता हूँ। मैं कभी भी स्वयं को पकड़ नहीं सकता हूँ।
कोई भी खुद को नहीं पकड़ सकता, हर कोई अपने आप से भागता है। आत्मा सभी प्रकार के ज्ञान की तार्किक पूर्व मान्यता है, इसलिए इसके संदर्भ में पदार्थ और व्यक्ति की अवधारणाएं इस पर लागू नहीं की जा सकती। तो ये दोनों बातें सही है, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है, बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है कि 2 कथन दिए गए हैं। इसमें क्या है आपको कि विभिन्न समुदायों का अस्तित्व एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, परंतु संयुक्त रूप से किसी प्रकार वे किसी समाज के सामुदायिक जीवन की संकल्पना प्रदान करते हैं। तो पृथ्वी का अस्तित्व या तो किसी अज्ञात संयोग का प्रतिफल है अथवा यह किसी आंतरिक आवश्यकता या बाहरी कारक के कारण होता है। तो ये बातें दोनों सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है कि अवधारणा दे दी एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, संप्रदाय दे दिए गए। तो निर्माण प्राप्ति कौन चाहता है, बौद्ध धर्म। वो हम पढ़ते भी है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई और वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। तो ए का 4, एक से हमारा आंसर बन गया। निःश्रेयस होता है उपनिषद और अपवर्ग होता है जैन धर्म और मोक्ष होता है सांख्य। तो इस हिसाब से ए हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माणात्मक प्रक्रिया प्रवृत्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माणात्मक नहीं, निगमनात्मक प्रक्रिया, डिडक्टिव जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सार्वभौम से विशेष की ओर होती है, और आगमनात्मक होती है वो क्या होती है, विशेष से सार्वभौम की ओर। तो निगमनात्मक की पूछी गई है तो सार्वभौम से विशेष की ओर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको DI दी हुई है और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये इंग्लिश वाले बच्चे अगर चाहें तो खुद कर सकते हैं कि निम्नांकित तालिका में से किसी शहर के 3 अस्पतालों में भिन्न भिन्न रोगों के रोगियों की मानसिक जानकारी दर्शाई गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहले ये देखो, रोग और अस्पताल दे दिए, कौन कौन से रोग हैं, ये अस्पताल क ग और ये इनके नीचे मरीज दे दिए गए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी तीनों अस्पतालों में कुल रोगियों की तुलना में मधुमेह से पीड़ित रोगियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मधुमेह रोग से पीड़ित है, कितने ये जो मरीज़ है इनको देखना है आपको। तो इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा अपना, कितना बन गया, ये 3950 आएगा। और कुल जो रोगी है, कुल रोगी ये इन सब को ऐड करेंगे हम, तो सबको इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तो तीनों को इन सब को ऐड करेंगे हम, इन सब को ऐड करेंगे तो अपना आएगा 10,330 और गुणा में 100 करके आपको काटना है। जब हम काटेंगे इन सब को तो हमारा आंसर आएगा 38.24%। तो चलिए देखते हैं, 38.24, तो बी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम सूचित रोगियों की औसत संख्या कितनी है। तो सबसे कम पूछा गया है, तो आपको क्या करना है कि इन सब को जोड़ो, हृदयाघात वाले जोड़ो 920 आएगा, इसी तरह इनका और इनका सबका जोड़ करना है। तो सबसे कम यही आएगा क्योंकि ये भी ज़्यादा मिलेगा, अभी हमने जोड़ा भी था 3950 आया था, अगले का 4200 आएगा और फिर 1260 आएगा। तो सबसे कम पूछा गया, सबसे कम का औसत पूछा है,
तो 920 उसके लिए जितने जो डिजिट है दिए गए हैं, ये जो खाने बोल सकते हैं हम, 3 है, तो 3 से हम इसको काट देंगे। काटने पर हमारा आएगा 306.6। अब देखते हैं 306.6, तो डी हमारा राइट आंसर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में हृदयघात रोगियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। क की तुलना में ग का पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम क में कितने हैं। क में है टोटल हृदयघात वाले 320 और ग में कितने हैं 360। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले अंतर देख लेना है। अंतर कितना आया 40 का, आया कितने पे 320 पे, और गुणा में 100 करना है हमें। फिर हम इन सबको काटेंगे तो हमारा आएगा 12.5%। चलिए देखते हैं 12.5% किस में है, तो 12.5 फर्स्ट में ही मिल गया हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुर्दा रोगों के उपचार के लिए आने वाले रोगियों के संबंध में अस्पताल क और अस्पताल ग के बीच अनुपात कितना है। गुर्दा रोग वालों के आपको पूछा गया है अनुपात क और ग में। चलिए देखते हैं क में गुर्दा रोग वाले कितने हैं 210 है, और इसमें कितने हैं 630 है। तो 210 और 630 का अनुपात के लिए हम काटते हैं तो 1:1 हमारा आंसर आता है। चलिए देखते हैं 1.3 है हमारा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्पताल क की तुलना में अस्पताल ग में कुल रोगियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क वाले देखेंगे। क वाले ये रहे सब, इन सब को जोड़ो। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो ये आएंगे 1880, और ग वाले कितने हैं 5040। अब 5040 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करने पे आएगा 3160। आया कितने पे ये 1880 और गुना में 100। अब हमें इनको काटना है। अब हम इनको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 168.08। तो इसका लगभग आंसर अपने पास आ गया 168%। चलिए देखते हैं हम 168%, तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवर्णी शब्द GIF का पूरा रूप क्या है, यानी कि GIF की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में निम्नतम से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी के सही सूची कौन सी है। सबसे पहले आपको उच्चतम स्पीड बतानी है, नहीं निम्नतम से उच्चतम। निम्नतम किसकी होती है, द्वितीय भंडार यानी कि सेकेंडरी जो भंडारण है उसकी। पहले द्वितीय की आएगी, फिर मुख्य मेमोरी यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी है उसकी आएगी, और उसके बाद में कैचे मेमोरी होती है सबसे फास्ट। तो इसमें क्या है, सबसे निम्नतम से उच्चतम पूछी गई है, तो सबसे पहले आएगी द्वितीयक, फिर मुख्य और फिर कैचे। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट की स्पीड डैश में मापी जाती है। तो गीगाबाइट पर सेकंड में इसकी जो स्पीड है मापी जाती है। तो सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
दो आपको कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर। मशीन जो क्या होती है, मशीन लर्निंग में अच्छी गुणवत्ता और पर्याप्त डेटा की आवश्यकता होती है ताकि एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण हो सके। तो ये बात बिल्कुल सही है। सही वर्गीकरण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डेटा जो शोर से मुक्त हो तथा पर्याप्त डेटा एल्गोरिदम के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए उपेक्षित हो। तो ये भी बात दोनों सही है। इन दोनों के बीच में आपको क्योंकि लगाना है। क्योंकि लगा के आप इन दोनों की सही व्याख्या देख सकते हैं कि इनकी सही व्याख्या बन रही है या नहीं। तो इन दोनों की सही व्याख्या भी बन रही है, तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की क्या है, सही व्याख्या है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, साइबर वेटिंग। साइबर वेटिंग में क्या करते हैं हम, किसी जो शिकायत है उसको निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिकथन और तर्क वाला है कि नदियों की अपेक्षा झीलों के प्रदूषित होने की अधिक संभावना होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग जाते हैं, ये भी बात सही है। तो नदियों की अपेक्षा क्या है, झीलों के प्रदूषित होने की संभावना अधिक होती है। फिर आगे क्योंकि लगाओ, क्योंकि लगाने के बाद क्या है, झीलों के जल को प्रतिस्थापित होने में दशकों लग सकते हैं। तो ये इसकी बिल्कुल सही व्याख्या है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल रिएक्टर निम्नलिखित न्यूक्लियर ईंधन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो किस किस से करते हैं आपको ये बताना है। तो ये करते हैं यूरेनियम 235 से और यूरेनियम 233 से और प्लूटोनियम 239 से। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जो विषम संख्या है उनसे करते हैं और ये जो सम संख्या है उससे नहीं करते। ये तो जस्ट एक याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो ए, बी और ई यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण को निम्नलिखित आयाम की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ के साथ डेसिबल में मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, 1 पिको वाट प्रति मीटर घन में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषित शहरी क्षेत्रों में फोटोकेमिकल धूम कोहरे में निम्नलिखित में से किसकी उच्चतम सांद्रता यानी कि पीपीवी होती है। तो किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो फर्स्ट सूची में दिया गया प्रोटोकॉल समझौता योजना और दूसरी में दिया गया है प्रावधान इनके। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन को कम करने वाले पदार्थों को समाप्त करना। तो ए का 3 2 में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं कि पेरिस समझौता किस लिए हुआ था। पेरिस समझौता हुआ था वांछित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान के लिए। तो बी का 4 तो हमारा फोर्थ राइट आंसर बन गया। सी है जलवायु कार्य योजना। जलवायु कार्य योजना किस लिए हुई थी कि समेकित जल संसाधन प्रबंधन के लिए। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था उत्सर्जन व्यापार के लिए। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि चीन के विद्वान ई चिंग और जुआंग जेंग ने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा कब किया था। तो 7वीं शताब्दी में इन्होंने दौरा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोक विधियों से केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं
को सहायता अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाएंगे। तो वर्ष 1952 में ये फैसला लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2 यानी कि 2F के अधीन केंद्र राज्य अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार की अधिसूचना द्वारा नामित विश्वविद्यालय घोषित किए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैक्स डेलर्स की अध्यक्षता वाली 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय योजना के अनुसार 21वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन से तनाव देखे गए। तो कौन कौन से तनाव देखे गए। पहला तो तनाव ये था कि वैश्विक और स्थानिक के बीच में तनाव, पारंपरिक और आधुनिकता के बीच में तनाव, आध्यात्मिक और भौतिक के बीच तनाव, अमीर और गरीब के बीच तनाव नहीं देखा गया, विकसित और विकासशील समाज के बीच में भी तनाव नहीं देखा गया। तो A, B और C यानी कि A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो पर्यावरणीय जागरूकता किससे होती है। तो पर्यावरणीय जागरूकता होती है पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में। पर्यावरणीय जागरूकता किससे होती है कि कुल पर्यावरण के लिए संवेदनशीलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूहों और व्यक्तियों की सहायता करना, यानी कि 1 का तो 3। सेकंड का देखते हैं पर्यावरणीय ज्ञान क्या होता है। पर्यावरणीय ज्ञान में आएगा कि पर्यावरण और इससे जुड़ी समस्याओं में अनुभव की विविधता प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह तथा व्यक्तियों की सहायता करना। तो 2 का 4। 3 का देखते हैं कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण क्या होता है। पर्यावरणीय दृष्टिकोण होता है कि पर्यावरण के लिए मूल्यों यानी कि वैल्यूज़ के सेट को प्राप्त करने हेतु सामाजिक मूल्यों और व्यक्तियों की सहायता करना। पर्यावरणीय कौशल क्या होता है। 3 का 2 तो 1 4 बच गया, 4 का 1। पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानने और समाधान निकालने के लिए सामाजिक समूह और व्यक्तियों की सहायता करना। इस तरह हम मिलाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4th। तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये यूज़फुल भी होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो प्लीज़ इसको डिसलाइक करें और ये ज़रूर बताएं कि अगर इन वीडियोज़ में कोई कमी है तो उनको कैसे दूर किया जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।